हाँ तो भाई आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 25 को कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को देखा था और उसके बाद मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में हमने 2 चरण पढ़े थे। पहला था परानिस्यंदन और दूसरा था पुनराव शोषण। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पुनराव शोषण वाला ही चल रहा है, क्योंकि उसमें हमने पीसीटी व लूप ऑफ हेनले में ही पुनराव शोषण को देखा था और यहीं से मुख्य क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि भाई पीसीटी में पुनराव शोषण कैसे होता है और हेनले के लूप में पुनराव शोषण कैसे होता है। तो यहां तक कल हमने बात कर ली थी। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लूप ऑफ हेनले के बाद जो निस्यंद पदार्थ है वह जाता है कहाँ? डीसीटी में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अच्छा, यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, छोटे से यहाँ लिखना है कि यहाँ सोडियम क्लोराइड का अवशोषण जारी रहता है तथा लगभग 19% जल भी अवशोषित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेनले के लूप के बाद जो निस्यंद पदार्थ डीसीटी में पहुंचता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है, तो वहां क्या होता है कि यहां भी सोडियम और क्लोराइड का अवशोषण लगातार चलता रहता है और लगभग 19% जल भी क्या हो जाता है, यहाँ पर अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो आपको डीसीटी में केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो हम लास्ट बात करने वाले हैं वह है संग्राहक नलिका। भाई लास्ट जो निस्यंद है वो कहाँ पहुंचेगा? संग्राहक नलिका में पहुंचेगा। तो संग्राहक नलिका में क्या हमको लिखना है कि यहां निस्यंद में से जल अवशोषित होता है जिससे निस्यंद अति पराशरी हो जाता है। इसकी अग्रवृत्ति जल के लिए तथा पश्चवृत्ति यूरिया के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, तो वापस आप पॉइंट पे जुड़िए। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो चल रही थी उसमें हम पुनराव शोषण पढ़ रहे थे। पुनराव शोषण में हमने सबसे पहले पीसीटी में पुनराव शोषण देखा, उसके बाद हमने हेनले के लूप में पुनराव शोषण देखा और फिर हमने डीसीटी में पुनराव शोषण देखा और लास्ट में हम किस में देख रहे हैं? संग्राहक नलिका में। तो संग्राहक नलिका में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हेनले के लूप में आपने जो निस्यंद छोड़ा था वह अल्प पराशरी निस्यंद था। ठीक है, लेकिन
संग्राहक नलिका में क्या होता है, जल का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब वही कंडीशन आ गई नहीं आगे दोबारा से कि जब आप जल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो विलय के कण वहां ज्यादा रहेंगे निस्यंद में, तो इससे उसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी, अति परासरी हो जाएगी। और वो ये कहता है कि संग्राहक नलिका की जो अग्रभित्ति होती है वह तो जल के लिए पारगम्य, और जो पश्च भित्ति होती है वो यूरिया के लिए पारगम्य होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 4 भागों में उस निस्यंद का पुनराव शोषण कैसे होता है इसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आराम से कर सकते ना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो या तो लॉन्ग टाइम में पूरी कोई देगा आपसे कि पुनराव शोषण को समझाइए, तो आपको केवल जिन भागों में हमने पुनराव शोषण किया है उन भागों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, या आपसे टुकड़ों में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ ले कि हेनले के लोक में पुनराव शोषण को समझाइए या पीसीटी में पुनराव शोषण को समझाइए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो बात हुई हमारे सेकंड स्टेप की, जिसको हम क्या कह रहे थे, पुनराव शोषण। अब जो मूत्र निर्माण का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेप है, वो क्या है, श्रावण है। श्रावण, सीक्रेशन। ठीक है, तो श्रावण क्या होता है कि कुछ पदार्थ केशिका गुच्छ से नहीं छन पाते, जैसे रंगाकण, औषधियां। तो इन्हें बौमन संपुट, पीसीटी, डीसीटी की उपकला कोशिका सीधे ही वृक्क नलिका में मुक्त कर देती है। देखो श्रावण क्या चीज है, मतलब केशिका गुच्छ जो है वो लगभग जो हानिकारक वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको छान देता है, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पिगमेंट हैं, पित्त वर्णक वाले बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और औषधियां हैं, ये 2 पदार्थ जो होते हैं वो इनके द्वारा नहीं छन पाते हैं केशिका गुच्छ के द्वारा। तो होता क्या है कि बौमन संपुट, पीसीटी, डीसीटी की जो उपकला कोशिका होती हैं, एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, वो डायरेक्ट इनको वृक्क नलिका की गुहा में मुक्त करती रहती हैं और वहां से ये मूत्र के साथ बाहर निकलते जाते हैं। मतलब भाई इनके समीप में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, तो जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वहां से ये विसरण के द्वारा या सक्रिय अभिगमन के द्वारा ये अपने अंदर ले लेती हैं डीसीटी, पीसीटी, और उनको डायरेक्ट कहाँ मुक्त कर देती हैं, वृक्क नलिका में, और यहाँ से ये जो पदार्थ हैं वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, या मैं ये कहूँ नेफ्रॉन की क्रियाविधि। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस हैं वो नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन की क्रियाविधि से आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुख्य जो हमारा चैप्टर वो तो यहाँ पर लगभग कंप्लीट है? यहाँ जो मैंने आपको मुख्य क्वेश्चन बताए थे, एक तो नेफ्रॉन की संरचना बताई थी। नेफ्रॉन की संरचना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, पढ़ी थी। उससे पहले पढ़ी थी कि भाई इसमें मैलपेगी कोश बताया था क्या, ग्रीवा, समीपस्थ नलिका, कुंडलित, वो हेनले लोब, दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका होती है।
सभी के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। फिर हमने मूत्र निर्माण या नेफ्रॉन की क्रिया विधि को देखा। नेफ्रॉन की क्रिया विधि के हमने 3 चरण डिवाइड किए। पहला परानिस्यंदन, दूसरा पुनरावशोषण और तीसरा श्रावण। परानिस्यंदन बहुत ही मुख्य है, जो क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, चलिए तो यहां तक बात कंप्लीट है। अच्छा, एक हम बेसिक पॉइंट जरा यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो वृक्क होते हैं या केशिका गुच्छ होते हैं वो 125 ml पर मिनट की दर से रुधिर को छानने का कार्य करते हैं। GFR नीट एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि GFR क्या है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी कि केशिका गुच्छ की छानने की दर क्या है। तो हमारा जो केशिका गुच्छ है वह एक मिनट में 125 ml रक्त को छानने का कार्य करता है। तो इस प्रकार पूरे दिन में 180 लीटर रक्त छनता है। 180 लीटर। देखो हमारी बॉडी में तो टोटल 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है, लेकिन हमारे नेफ्रॉन जो है, केशिका गुच्छ जो है, वो तो 180 लीटर रक्त को छान रहा है डेली। तो भाई इतना डिफरेंट कैसे, जबकि हमारी पूरी बॉडी में तो मात्र 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है। भाई जो हम पढ़ रहे थे ना पुनरावशोषण, तो उस पुनरावशोषण की वजह से ही ये वापस बढ़ता हुआ जाता है। 1 मिनट में 125 ml छाना, तो इसमें से लगभग 100 ml से भी ज्यादा वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 180 लीटर जो ब्लड हम रोज छानते हैं उसमें से मात्र 1.5 लीटर ही किस रूप में बदलता है, यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में। तो बात क्या हुई कि हमारी बॉडी में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का ही निर्माण होता है और कितना लीटर ब्लड क्षमता है, 180 लीटर ब्लड। ठीक है, तो टोटल जो हमारे GFR आती है वो कितनी आती है, 125 ml पर मिनट आती है, 125 ml पर मिनट आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए थी, है ना। ठीक है, अब सुनिए, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी हमने क्या देखा था कि हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं। ठीक है, अब वो अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से? पहला जो अंग है वह है त्वचा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किन्हीं पदार्थों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो हमारे जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो तो है वृक्क, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? ये त्वचा हमारी बॉडी से पसीने का उत्सर्जन करवाती है। पसीने का, आपको इसकी थोड़ी पूरी नोट्स मिल जाएगी और उसमें ज्यादा आपको समझ के लिए नहीं है, आप ये पॉइंट ही समझ लेना, आप आराम से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, कि भाई जो हमारी त्वचा होती है वह नाइट्रोजन या अपशिष्ट पसीने को शरीर से बाहर निकालती है। तो बताओ उत्सर्जी अंग हुई क्या नहीं हुई? ठीक है, इसी प्रकार फेफड़े, ये फेफड़े क्या करते हैं भाई? CO2 को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ,
जो हमारे फेफड़े हैं वो CO2 को बाहर निकालते हैं, तो ये उत्सर्जी अंग हुए कि नहीं हुए? हो गए ना उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो इसी प्रकार दो हमने देख लिए, और तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? यकृत होता है। यकृत होता है। ये यकृत क्या करता है? यकृत ही हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया और इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। और पित्त वर्णक, इनका निर्माण भी यकृत में ही होता है हीमोग्लोबिन के टूटने से, ठीक है। सॉरी, हाँ, हीमोग्लोबिन के टूटने से ना पित्त लवण, पित्त वर्णक बाइल जूस में भी होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग तो वृक्क होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं, जैसे त्वचा। ये क्यों है भाई? क्योंकि ये पसीने का स्रावन करवाती है। फेफड़े, ये हमारी बॉडी के अंदर CO2 का स्रावन करवाते हैं, CO2 को एक्सक्रीट करते हैं। यकृत या अमोनिया यूरिया का निर्माण करती है, पित्त वर्णकों का निर्माण करती है। तो ये जो हमारे हैं वो उत्सर्जी पदार्थ हैं और ये उत्सर्जी अंग हैं। तो हमारे शरीर में 4 उत्सर्जी अंग हैं, वृक्क, त्वचा, फेफड़े और यकृत। ये भी आपको छोटी सी बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम एक टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है समझने के लिए, उसको हम बोलते हैं रक्त अपोहन, या मैं इसको कहूं डायलाइसिस। आपने कई बार नाम सुना होगा डायलाइसिस, है ना, या इसको हम कृत्रिम रक्त अपोहन भी कहते हैं, या रक्त अपोहन भी कहते हैं, हीमोडायलाइसिस बोलते हैं इसको, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखो, कई बार आपने सुना होगा कि किन्हीं व्यक्तियों की जब किडनी खराब हो जाती हैं तो हॉस्पिटल में हम उनको डायलाइसिस के लिए ले जाते हैं। नहीं ले जाते? तो वही टॉपिक आपको समझना है कि आखिर ये डायलाइसिस क्या चीज होती है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊं कि भाई कोई भी कारण से, चलो थ्योरी लिख के देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो उसके रुधिर में यूरिया अधिक हो जाता है। इसे यूरेमिया कहते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूं ना। तो इस कंडीशन को देखो, बात समझो कि जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो उसके रुधिर में यूरिया अधिक हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया व अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे
अपोहन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रक्त अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में रोगी की मुख्य धमनी से रक्त निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। वह इसमें हेपेरिन डालते हैं। अब इसे सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत नलिकाओं में डाला जाता है। इन नलिकाओं के मध्य अपोहनी द्रव भरा होता है। ये झिल्ली प्रोटीन अणुओं के लिए अपारगम्य व यूरिया के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ अपोहनी द्रव में आ जाते हैं। वह रुधिर उत्सर्जी पदार्थ से मुक्त हो जाता है। इसे अपोहन कहते हैं। इसे अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस रुधिर को वापस गर्म कर इसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर रोगी में चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको विधि दिखाई दे रही है वो क्या है, रक्त अपोहन है, डायलाइसिस है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिए कि भाई हमारी जो किडनी होती है उनका फंक्शन क्या होता है, उनका कार्य होता है कि यकृत ने जो यूरिया को बनाया था जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल होता है, तो उस यूरिया को हमें जो हमारे यकृत है वो शरीर से बाहर निकालते हैं जिससे हमारा रक्त शुद्ध बना रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के वृक्क ही कार्य करना बंद कर दे तो होता क्या है, उसके रुधिर में यूरिया क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब भाई यूरिया अधिक होगा कि नहीं होगा अगर वृक्क ही कार्य नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कि यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पाद, यानी कि इस व्यक्ति के ब्लड में जो यूरिया है, उस यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए हमें कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता होती है। भाई नेचुरल वृक्क तो हम उपलब्ध ही नहीं कर सकते, तो हमने क्या कर रखा है, एक कृत्रिम रूप से वृक्क बना रखे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय से यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता होती है। इस विधि को हम रक्त अपोहन कहते हैं या हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो रक्त अपोहन की तो यही छोटी सी परिभाषा है कि रुधिर में से यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, रक्त अपोहन कहते हैं। अब फिर वो ये कह रहा है, अब हम विधि की तरफ चलते हैं कि वह रक्त अपोहन विधि में हम क्या करते हैं कि रोगी की मुख्य धमनी से हम रक्त निकालते हैं। मान लीजिए यहां से हमने रक्त निकाल लिया, अब बताओ इस रक्त में क्या होगा, यूरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो उस रक्त को निकालकर पहले उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं और इसमें हेपेरिन डालते हैं। अब हेपेरिन आपको पता ही है क्यों डालते हैं, क्योंकि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है, तो उस रक्त में थक्का नहीं जमने देगा। तो रोगी का ब्लड निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं और फिर इसमें क्या डाल देते हैं, हेपेरिन, और अब इसे सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत नलिकाओं में डाला जाता है। अब इस पॉइंट पर आप जरा रुकना, देखो हम क्या करते हैं कि कृत्रिम वृक्क हमने कैसे बना रखे हैं कि कृत्रिम वृक्क में ये कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं और ये जो नलिकाएं होती हैं वो सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नलिकाएं हैं वो बिल्कुल इस प्रकार हैं जैसे कि हमारे केशिका गुच्छ था। याद है नेफ्रॉन क्रियाविधि अब हमने देखी थी, तो उसमें केशिका गुच्छ का कार्य ही तो था छानने का। भाई मेरी बात समझो, वृक्क में नेफ्रॉन ही तो छानने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने एक सेलोफेन झिल्ली से कुछ नलिकाएं बनाई और वह नलिकाएं भी, इन नलिकाओं में सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से हमारा ये छिद्र बिल्कुल उसी प्रकार होते थे जैसे केशिका गुच्छ में थे। क्योंकि केशिका गुच्छ में किस प्रकार के छिद्र थे कि वो प्रोटीन के अणुओं को लिए तो अपारगम्य थे और बाकी और पदार्थों को जाने देते थे। नहीं यही बात समझ। तो इसी प्रकार हमने कृत्रिम तरीके से सेलोफेन झिल्ली की नलिकाएं बना रखी हैं, जो इन नलिकाओं के अंदर हम क्या भर देते हैं, अपोहनी द्रव भर देते हैं, डायलिसिस फ्लूइड। ये अपोहनी द्रव ऐसा होता है जो सांद्रता पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इन नलिकाओं के मध्य अपोहनी द्रव भरा होता है। अब होगा क्या कि ये जो झिल्ली है वो प्रोटीन अणुओं के लिए अपारगम्य और यूरिया के लिए पारगम्य। तो बस सिंपल सी बात है, जब आप ब्लड को इन नलिकाओं में होकर प्रवाहित करेंगे तो ये नलिकाएं, आप मुझे बताओ, ये जो नलिकाएं हैं वो यहां जैसे अपोहनी द्रव भरा हुआ है इनके बीच बीच में, ठीक है। तो ये नलिकाएं क्या करेंगी कि उस ब्लड में से यूरिया को ही तो बाहर निकालेंगी, छानेंगी। तो यूरिया छन कर कहाँ जाएगा, अपोहनी द्रव में आ जाएगा। और ये अपोहनी द्रव का जो संबंध होता है वो हम बोतलों से कर देते हैं। आपने 10th क्लास में एक डायग्राम देखा भी होगा इसका, है ना। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बहुत सिंपल बात है कि केशिका गुच्छ की तरह हमने कृत्रिम नलिकाएं बना रखी है। उन नलिकाओं में ऐसा ही सिस्टम है कि वो प्रोटीन के अणुओं को बाहर नहीं निकलने देती और यूरिया को बाहर निकाल देती है। बस सिंपल सी बात है कि अगर आप इनमें रोगी के ब्लड को प्रवाहित करेंगे
तो उस ब्लड में से यूरिया बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और जो प्रोटीन कण है वो बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे हमने केस का गुच्छ की क्रियाविधि को देखा था, तो सेम इसमें भी यही होता है कि वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर, अब ये परिभाषा है, वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से, ये नलिकाओं के अंदर बह रहा है रुधिर, उससे उत्सर्जी पदार्थ अपोहनी द्रव में आ जाते हैं। देखो, उत्सर्जित करने वाले पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, और रुधिर उत्सर्जी पदार्थ से मुक्त हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। फिर हम वापस क्या करते हैं कि जो रुधिर उत्सर्जी पदार्थ से मुक्त हो गया है उसको वापस अपने बॉडी टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, और उसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर, क्योंकि हमने पहले हेपेरिन को डाला था ना, तो उसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर उसको वापस रोगी में चढ़ा देते हैं। अब जो वापस रोगी में चढ़ाया है वो कैसा रुधिर है? यूरिया रहित रुधिर है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हम डायलिसिस के कारण हम उस रोगी की जान बचाते रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हीमोडायलिसिस, तो इस प्रकार की विधि है हीमोडायलिसिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या नोट्स लिख सकते हैं आप उनके। ठीक है भाई, तो क्लियर है बात? भाई डायलिसिस जो है वो एक प्रकार से कृत्रिम वृक्क है बस। और कृत्रिम वृक्क हमने कैसे बना रखे? भाई हमारे वृक्क में, नेचुरल वृक्क में केशिका गुच्छ का ही तो कार्य है मूत्र बनाने का। आपको केवल ब्लड को छानना है बस, उसमें से यूरिया निकलना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने ऐसी झिल्लियां नलका बना ली जो हमारे यूरिया को छान देती है। क्लियर है बात? और यूरिया छन गया तो हमारा ब्लड शुद्ध हो गया, बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है भाई, तो ये हमारी किसके बारे में बात है? हीमोडायलिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त अपोहन कहते हैं। कर लेंगे, नहीं कर लेंगे आराम से ना। ये उसकी थ्योरी है, बहुत सिंपल है कि जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो उसके रुधिर में क्या अधिक हो जाएगा? यूरिया अधिक हो जाएगा। इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? यूरीमिया बोलेंगे। फिर कि यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता होती है। इस विधि को रक्त अपोहन कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि रोगी की मुख्य धमनी से रक्त को निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं और इसमें हेपेरिन डालते हैं। अब आपको पता ही है हेपेरिन क्यों डाला जाएगा, ठीक है? और अब इसे सेलोफेन की जो झिल्ली होती हैं उनसे आवृत नलिकाओं में डालते हैं, और इन नलिकाओं के मध्य क्या भरा रहता है? अपोहनी द्रव भरा रहता है। और वह क्रिया, अच्छा ये जो झिल्ली है वो केशिका गुच्छ की तरह ही होती है, जो प्रोटीन अणुओं के लिए अपारगम्य और यूरिया के लिए पारगम्य होती हैं। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर, कि जो रुधिर नलिकाओं के अंदर बह रहा है उससे उत्सर्जी पदार्थ अपोहनी द्रव में आ जाते हैं और रुधिर उत्सर्जी पदार्थ से मुक्त हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो ब्लड यूरिया रहित हो जाएगा उसको वापस हम गर्म करेंगे बॉडी टेम्परेचर पर, और उसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर वापस रोगी में चढ़ा देंगे। बस यही है डायलिसिस। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह है वृक्क प्रत्यारोपण। क्या है? तो वृक्क प्रत्यारोपण, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि बायोलॉजी में हेडिंग के अकॉर्डिंग ही उनकी थ्योरी होती है।
कि किडनी को ट्रांसप्लांट करना। कई बार आपने सुना होगा कि भाई उसने किडनी डोनेट की है, किडनी डोनेट की है, उसमें किडनी दे दी, उसके एक ही किडनी है। आपने ऐसे कई शब्द सुने होंगे। तो आखिर ये प्रत्यारोपण क्या है भाई? जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर दें, या मैं ये कहता हूं कि पूरी तरह ही नष्ट हो जाए, ठीक है, तो इनको उपचारित नहीं किया जा सकता और क्या मैं कहूं, अतः इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के वृक्क प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इसे वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। देखो बात को जरा ध्यान समझिए कि भाई जब किसी व्यक्ति के वृक्क बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका उपचार तो कर ही नहीं सकते वृक्कों का, लेकिन उसके स्थान पर हम किसी अन्य व्यक्ति के वृक्क प्रत्यारोपित कर देते हैं, किसी और व्यक्ति के वृक्क उस व्यक्ति में डाल देते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कि भाई जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो इनको उपचारित नहीं किया जा सकता, अतः इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के वृक्क प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इसे हम वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वृक्क देने वाला वृक्क दाता कहलाता है। नेक्स्ट, वृक्क दाता रोगी का निकटतम संबंधी होना चाहिए, क्योंकि इनके रक्त व ऊतक संरचना समान होती है या समान हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनजान व्यक्ति के वृक्क को रोगी का शरीर स्वीकार नहीं करता है, अतः नए वृक्क कार्य नहीं कर पाते हैं। इससे बचने के लिए औषधि द्वारा रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय किया जाता है, जिससे
नए वृक्क के स्वीकारने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कह रहे हैं वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो एक बार इसको जरा आप ध्यान समझो कि भाई जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद करते हैं तो उनको उपचारित तो कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के, किसी दूसरे व्यक्ति के वृक्क प्रत्यारोपित करते हैं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, वृक्क प्रत्यारोपण बोलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति वृक्क देता है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्क दाता कहते हैं। और ये जो वृक्क दाता है ना, वह रोगी का निकटतम संबंधी होना चाहिए। निकटतम संबंधी का मतलब है हाँ, माँ बेटा, भाई बहन, बाप बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब बिल्कुल निकटतम संबंधी, एक ही परिवार के, बहुत ही निकट उनका संबंध हो, है ना। पति पत्नी ये निकटतम संबंध नहीं है। निकटतम संबंध माँ बेटा, भाई बहन और बाप बेटे का होता है। यही निकटतम संबंधी है जो इनको किडनी डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्लड और जो ऊतक की संरचना होती है शरीर के अंदर, वो बिल्कुल समान होती है ना। इसलिए वही व्यक्ति इसको डोनेट कर सकते, मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं सफल होने के ऐसी कंडीशन में। ये तो अनजान व्यक्ति भी किडनी डोनेट करते हैं, तो जिनसे उनका ऊतक मैच करता है उनमें वो सफल प्रत्यारोपण हो जाता है। तो जो अनजान व्यक्ति के वृक्क होते हैं उनको उस रोगी का शरीर क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ औषधियों द्वारा उस रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय बना दिया जाता है, जिससे नए वृक्कों को स्वीकारने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि 100% स्वीकार ही ले, संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हल्का सा टॉपिक है वृक्क प्रत्यारोपण। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो 1 नंबर में पूछ सकता है वृक्क प्रत्यारोपण क्या है, तो आपको बहुत छोटी सी परिभाषा बता देनी है कि भाई जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इनको उपचारित नहीं किया जा सकता और इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के वृक्क प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये जो है वो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जिसको 25 यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। क्लियर है भाई? इसको आप आराम से कर सकते नहीं कर सकते हैं? चलिए, अब जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 21 से 25 तक चैप्टर हैं और वो टोटल यूनिट कितने नंबर की है, 7 नंबर की है। इसमें से जो 21वां चैप्टर है वो बहुत ही नॉर्मल है, जिसको मात्र नोट्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। जो हमारे मुख्य चैप्टर है इसमें वो 22, 23, 24 और 25, तो ये 4 तंत्र हैं इस यूनिट में। इन 4 तंत्रों में से अल्टरनेट सिस्टम से क्वेश्चन आता रहता है। मैं आपको बता दूं अल्टरनेट कैसे, कि पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र ये लगभग एक साथ में आते हैं क्वेश्चन के रूप में, और ये वाले जो चैप्टर हैं ये एक साथ आते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि यहां से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में आएगा, 100% अथवा में आता है। तो
एक क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से और एक क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इन्हीं क्वेश्चनों की ज्यादा चांस होते हैं अथवा में आने के। और जब हार्ट का आता है तो उसके साथ ज्यादातर कौन सा आता है, श्वसन तंत्र का आता है। मतलब संभावना है, फिक्स तो कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस बार लास्ट बार जैसे ये हार्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से ही आएगा 100%, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको एग्जाम में इसलिए तो फर्स्ट एग्जाम में 22 चैप्टर दिया है, क्योंकि 22 पार्ट जब आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आपके ये मान लीजिए आपके 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब हम कल से अपनी जूलॉजी की सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हमारे जो बचे हुए तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मस्तिष्क है, अंतःस्रावी तंत्र है ग्रंथियों वाला, संवेदी तंत्र है नाक कान वाला है, जनन तंत्र है। तो अभी हमारे 3 4 5 तंत्र और बच रहे हैं, उनको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस फर्स्ट यूनिट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि इसमें 100% 4 नंबर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का या 3 नंबर का भी आएगा। टोटल 7 नंबर की यूनिट है। बात समझ में आ गई है। हाँ, तो बाकी बात हम करेंगे